राजा और उसके हुक्काम जमीन के मालिक हैं, उनके थ्रू ही जमीन पे मालिकाना हक उसका है। आप जो कुछ पैदा करते हो इसमें से उसका टैक्स लेने का अधिकार है। वो ये टैक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर टैक्स नहीं है तो राजा साहब तो खेती नहीं करते। कोई भी राजा या कोई भी रजवाड़ा या कोई भी सत्ता तो सीधे खेती नहीं करती। तो इतने बड़े भूखंड के ऊपर, इतने बड़े देश के ऊपर जो भी खेती किसानी जहाँ जहाँ पे आप कर रहे हो, कल को उनको क्या काम चलाने हैं? तो उनका जिम्मेदारी आपको चिकित्सा देने का नहीं था उस जमाने में, तब कोई स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं थे। उनका जिम्मेदारी आपको तालीम देने का, शिक्षा देने का नहीं। आज तो हम ये मांग करते हैं कि नहीं, सरकार को शिक्षा देना चाहिए, ये उसका काम है। और उसको क्यों देना चाहिए? क्योंकि देश की तरक्की के लिए नागरिकों का तरक्की होना जरूरी है। उनको इस लायक बनना जरूरी है कि वो एक ऐसे नागरिक के रूप में बने कि वो अपनी जीविका का सही उपार्जन कर पाएं और जमाने को अपना अच्छा भला बुरा समझ पाएं। सरकारें शिक्षा के बारे में क्या समझती हैं अलग बात है, मगर जनता का मांग है कि ये जिम्मेदारी उनका होना चाहिए और ये सही मांग है। ऐसे ही हमारा इलाज का, बीमारी के खिलाफ लड़ाई का, स्वास्थ्य का जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? हुकूमत का। आने जाने का, आपका ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? हुकूमत का। बिजली का जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? सड़क बनाने का जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? ये तो आदिम जमाने में भी था। पुराने जमाने में जो इतिहास आप पढ़ते हो तो आपको याद होगा, बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि जिसको आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, ये शेरशाह सूरी का बनाया कोई रास्ता है जो उस जमाने में बनाया था। कहीं पेशावर के भी पहले से लगा के और कलकत्ते तक कोई सड़क बनाई थी उस जमाने में। आज के जो हाईवेज बनाना, इधर से उधर सड़क निकालना, इनके पीछे क्या गौरव धंधा हो रहा है, ये अर्थव्यवस्था से कैसी जुड़ी हुई है, ये तो हमारी सोच की अलग बात है। लेकिन सड़क बनवाना, सड़क के किनारे पे पेड़ लगवाना, बड़े बड़े छायादार वृक्ष लगवाना, या कि पानी पीने के इंतजाम करवाना, या कि सराय बनवाना, इनके नियंत्रण तो पुराने जमाने से ये चीज होती आई थी। क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें किसी व्यक्ति या किसी खास क्षेत्र का भलाई करने की बात है, बल्कि कुल मिला के जो कुछ उत्पादन हम करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जिस भी किस्म की है, जो उसके संबंध है, इनको आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों को मजबूत करना जरूरी है। तो पुराने जमाने में मांग नहीं है, एक ऐसा यथास्थिति है जिसमें चल रहे हैं और कुछ लोग जाके खासतौर पर खेती किसानी करने वालों से अलग अलग किस्म के टैक्स वसूल करते हैं। तो एक जमाने में जजिया वसूल किया गया, एक जमाने में दूसरे किस्म के टैक्स आए, और अंग्रेज के आने के बाद भी एक बात जो उन्होंने पाया हिंदुस्तान के बारे में वो ये कि हमारे गांव ऐसे गांव थे जो अपनी जरूरतें खुद से पूरी कर लेते थे। तो इसका मतलब था कि व्यवस्था जो थी वो एक तरीके की आत्मस्वावलंबन की व्यवस्था थी कि मुझे किसी से मतलब बाजार का जरूरत ज्यादा हमें नहीं है। हम गांव में पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा कब आएगा? पैसा तो तब आएगा जब आप बड़े लेवल के ऊपर कोई लेन देन करोगे। वो बड़े लेवल का लेन देन नहीं है, बाजार के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं है। आप अपना कपड़े का, आप अपना खाने का, दूसरे तमाम चीज़ों का जरूरतें गांव में ही पूरा कर लेते। इसीलिए गांव की ऐसी अर्थव्यवस्था और समुदाय बने थे कि कपड़ा बुनने वाला किसान को कपड़ा दे देता है और बदले में किसान से अनाज ले लेता है। ऐसे ही औजार बनाने वाला औजार किसान को दे सकता है और बदले में उससे अनाज ले सकता है। ये एक बार्टर का व्यवस्था था जो आज भी हमारे इस सदी के भीतर भी पूरे तरीके से हमारे देश में ख़त्म नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि खेती आज भी उस तरीके से आगे बढ़ के वो रूप अख्तियार नहीं कर पाई है कि जब वो ये वाली चीज़ें भी ख़त्म कर पाती। इसका वजह क्या है? ये पिछड़ेपन का, इसको पिछड़ापन कहें या ना कहें अलग बात है, लेकिन इसकी वजह ये है कि हम बाजार की तरफ जाने का ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। और लोग देख के इस बात को, अंग्रेज सबसे ज़्यादा परेशान था कि उसने अपने देश में औद्योगिक क्रांति किया, मशीन बनाया। अब मशीन से वो काम ज़्यादा तेज़ी से कर सकता था, ज़्यादा बड़ा उत्पादन कर सकता था, लेकिन ये उत्पादन करके बेचे कहाँ? इंग्लैंड तो इतना छोटा सा देश है जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज यहाँ पे आए थे और बाद में व्यापार करते करते ही हमारे देश के ऊपर काबिज हो गए और हमें गुलाम बना दिया। तो उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में तो चीज़ें को बेचने के लिए जगह नहीं है, आपकी मांग नहीं है, वो खरीदने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में मेरे ख्याल से शायद कोई गांव घर ऐसा बाकी है जिसमें हर रोज़ में बाजार जाने की ज़रूरत ना हो। किसी न किसी काम के लिए हमें हर रोज़ बाजार में, दुकान के ऊपर खड़े होने का ज़रूरत है। ये सिर्फ अपना माल बेचने की बात नहीं, बल्कि हमारी ज़रूरतों की तमाम चीज़ें खरीदने के लिए हमें बाहर जाना है। नून तेल से लगा के और ईंधन से लगा के, साबुन से लगा के, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ के लिए आज हमें बाजार के किनारे, बाजार में खड़े होना पड़ता है। एक वक्त में, अब से 30 साल पहले तक भी स्थिति कम से कम भारत के गांव में ऐसी नहीं थी। बाजार जाने का मतलब है किसी खास मौके पे, किसी खास ज़रूरत के ऊपर आपको बाजार जाना है,
नहीं तो हमारी आवश्यकताओं का पूर्ति वहीं पे हो रही है। आज ये चीज़ पूरे तरीके से बदल गया। बदल जाने के बाद में किसका योगदान है इसके लिए? इसका योगदान है कि हमारा अर्थव्यवस्था का पूरे तरीके से एक बदलाव इस रूप में हुआ है कि वो बाजारोन्मुख हुई है, कि वो बाजार की तरफ उसने देखना शुरू करा है और बाजार इंतजार नहीं कर रहा है। आज वो आपके बीच में पहुंचने के लिए खुद से उत्सुक है। और जगह जगह पे हम देख रहे हैं बेरोजगारी भी इसका एक बड़ा कारण है कि लोगों के पास में और कोई रोजगार नहीं है। तो पहले तो ये बनिया बाटू का काम था, गांव में कोई दुकान करना या शहरों में दुकान करना, ये किसान या मजदूर लोग थोड़ी करते थे। लेकिन आज आप देखोगे कि हिसार के शहर में, कल मैं शाम को यहाँ पे हम थोड़ा बाजार में निकले थे, बहुत सारा वेंडिंग है। वेंडिंग मतलब जो सड़कों के ऊपर मुकम्मल दुकान नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है, वो उसके मालिक नहीं है, मगर कुछ ना कुछ सड़क के किनारे खड़े होके वो कुछ खरीद फरोख्त हो रहा है। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। और ये चीज़ पिछले दिनों के अंदर लगातार बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि इसके अलावा कोई रोजगार दूसरा हमारे किसी सेवा क्षेत्र में या किसी के साथ जुड़े हुए किसी उद्योग में आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे में बेरोजगारी से पार पाने के लिए, कम से कम अपना जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारे लोग आज इस तरफ गए हैं। और सरकार का खुद से कहना है, आज का जो हुकूमत है वो उसका पल्ला झाड़ लेती है। अगर आप उसको कहोगे भाई रोजगार का इतना बुरा स्थिति है, आप क्या कर रहे हो, तो हमारा प्रधानमंत्री कई बार बोलता है, वो स्वरोजगार की बात करते हैं, उनकी योजनाओं में कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने फायदा लेते हैं, ये तो अलग बात है। लेकिन इससे वो सबके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं जिसमें वो जितने भी लोग अपना जिंदगी चलाने के लिए छोटा मोटा जो कुछ भी वो कर रहे हैं सब रोजगार में शामिल हो जाता है, कि सभी लोग देखो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ चला रहे हैं। जमाने का असली तस्वीर हमारे सामने नहीं आ पाता। तो अंग्रेज ने जब ये पाया कि भारत के गांव में माल बेचने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए उनकी जरूरत भी नहीं है और उसको देने के लिए बदले में पैसा भी नहीं है, तो क्या करें? तो पहला काम हमारे देश में उन्होंने किया था कि हमारे जो देसी और घरेलू हमारे काम धंधे थे, जो हमारा कुटीर उद्योग था, कपड़ा बुनने का, औजार बनाने का, दस्तकारी का, हस्तशिल्प का, बर्तनों का, मेटलर्जी का, धातुओं का, इसके ऊपर एक बड़ा हमला किया और इसको तोड़ने का काम किया। मिसाल के तौर पे ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन कपड़े के बारे में, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, मैं सुबह ही बात कर रहा था कुछ साथियों से, तो हिसार का जो हमारा ये क्षेत्र है, मुझे पता चला था कि हिसार से ज़्यादा रुतबा एक ज़माने में हांसी का था, हर लिहाज से, पॉलिटिकली भी और बाजार या लोगों को रोजगार या काम देने के केंद्र के रूप में। वहाँ साथियों ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा जो काम था वो हमारा कपास को लेके था, कि कपास की बड़ी खेती थी और कलकत्ते और बम्बई से बड़े बड़े मर्चेंट और व्यापारी यहाँ पे कपास का रुई खरीदने के लिए, कपास का व्यापार करने के लिए आपके क्षेत्र में आते थे। कहने का मतलब है कि ये जो हमारे केंद्र थे, ऐसे एक केंद्र के बारे में इतिहास में मिसाल दी जाती है, वो है ढाका की। तो तब तो बांग्लादेश नहीं था, तब पाकिस्तान था ही नहीं, हम एक ही देश थे। तो ढाका वो जगह है पूरब में, आज बांग्लादेश का राजधानी है, कि जहाँ पे बुनकरों का इस किस्म का हुनर था उनके पास में, कि इतिहास में लोग बताते हैं कि उनकी मलमल अंगूठी जो पहनते हैं हम उंगली में, सबसे बड़ी उंगली में, उसका थान मलमल का अंगूठी के भीतर से निकल जाता है। आप कल्पना करके देखो कि अब से 100-150 साल पहले, 200 साल पहले अगर कोई ऐसी कारीगरी, ऐसा हुनर लोगों के हाथ में था कि वो ऐसा कर सकते थे, आज तो मशीन ऐसा नहीं कर पाती है। और अभी अगर आप वैसा कपड़ा लेने बाजार में जाएंगे तो अलबत्ता तो वो मिलेगा नहीं आपको। आजकल तो नेता लोग पहनते हैं वो कपड़ा, बड़े बड़े रईस लोग पहनते हैं, और वो खादी भंडारों में कहीं पे मिल जाएगा बहुत पूछने पे, और उसका दाम आसमान में होता है। लेकिन एक ज़माने में हमारी अर्थव्यवस्था का, जो हमारा कपड़े का उद्योग है भारत का, ये दुनिया भर में मशहूर था और हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये बनाता था। चाहे वो आपके इलाके का हो, चाहे वो जैसा कि हमने जिक्र करा गुजरात का, या कि महाराष्ट्र का, या कि पूरब में जो हम जिक्र कर रहे हैं बंगाल का, बिहार का, इन सभी जगहों में। और कपड़े के मामले में हमारा देश एक तरीके से आत्मनिर्भर था, लेकिन इसके माने ये नहीं कि उसमें गरीबी नहीं है, उसमें गैर बराबरी नहीं है। तो वहीं पर इसी अंग्रेज के खिलाफ जो हमारा लड़ाई है, वो ज़्यादातर किसान का लड़ाई अलग अलग जगह सल्तनत के समय में, राजशाही के समय में 2-3 बातों को लेके हुआ। किस बात को लेके? कि मालिकाना को लेके तो सीधे लड़ाई नहीं लड़ी गई, क्योंकि ये हिम्मत का सवाल था। कई बार हम ऐसी बुनियादी बात के बारे में
जब तक नहीं जान पाते तब तक उस अन्याय के बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता। तब तक हमें लगता है कि ये ऐसा ही कुदरती कानून है और ऐसे ही होना है। जैसे बटाईदारी के बारे में, तो जिन लोगों के पास में ज़मीन नहीं थी वो खेती करते थे किसके पास? ज़मीन वाले के। और ज़मीन वाले कौन थे? ज़्यादातर छोटे किसान। वो दूसरे को खेती करवाने की क्या ज़रूरत है? मेरे पास खुद ही इतना छोटा सा टुकड़ा है, इसमें किसके साथ साझा कर लूँ? नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? तो आप खेती किसके पास करोगे? जिसके पास ऐसा बेशी ज़मीन है जिसके ऊपर खेती खुद से नहीं कर सकता है। ये कौन लोग थे? ये ज़्यादातर बड़ा जमींदारी है या बड़ा काश्तकार है जो सीधे से जमींदार परिवार नहीं है मगर उन्हीं के नाते रिश्तेदार हैं जो उसके ऊपर काबिज थे। तो ये तो ऐश करते थे। हुकूमत के साथ में अंग्रेज तो तादाद थोड़ी सी है, इतने बड़े देश के ऊपर जो हुकूमत चलानी है ये कैसे चलाएंगे? तो उसके नीचे यहाँ से एक व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी बीच में। ये बीच वाले लोग उनके नज़दीक होंगे और अंग्रेज का जनता से सीधे कोई संपर्क नहीं होगा। उनसे अगर किसी किस्म का कोई लगान वसूली करना है, अगर उनसे किसी किस्म के करों की वसूली करना है सत्ता को, तो ये किनके माध्यम से करी जाएगी? ये इन्हीं जमींदारों के और इन्हीं बड़े काश्तकारों के कारिंदों के माध्यम से करी जाएगी। तो वो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। तो जमीन के बारे में बटाईदार ये सोचते ही नहीं थे कि फसल आई और उसके 5 हिस्से कर लिए। 5 हिस्से में से 4 वो ले गया जिसकी जमीन पे खेती कर रहा था और इसमें से 1 हिस्सा इसको छोड़ दिया। या कि फसल आई और उसके 4 हिस्से करे, 3 उठा के वो ले गया जो कभी आके खेत की तरफ नहीं देखता है और इसके पास में 1 हिस्सा रह गया। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि बीज कैसे बोया जाता है, इसमें कैसे हल चलाए गए थे, इसकी सिंचाई कैसे करी गई थी, इसका खरपतवार कैसे निकाला गया, आपदा से कैसे लड़ा गया, इसमें कितनी मेहनत लगाई गई और ये उत्पादन क्यों कराया। बांटे और चले गए। इस लड़ाई को आगे आने में सैकड़ों बरस लगे जब लोगों के दिमाग में ये आया कि नहीं, ये व्यवस्था बदली जानी चाहिए। खेती सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है। खेती में मेहनत का तो आज तक हिसाब ही किसी ने नहीं लगाया, किसान आज भी नहीं लगाता। इसीलिए अपने आप को वो उसकी अच्छाई भी है और उसकी बुराई भी है। अच्छाई इस रूप में है कि कैसा ही कहीं पे उलट पलट हो जाए, किसान को लगता है तेरा तो चलता रहेगा, थोड़ा ऊंच नीच में तेरी गुजर बसर चलती रहेगी। इसलिए कुदरत के साथ ढांचा ऐसा बना है, 4 पशु पाल रखे हैं, 2 पशु पाल रखे हैं, इनके हिलने से एक बार जमीन चौपट भी हो गई, पिट गई फसल, तो चल इनके हिस्से से परिवार किसी तरीके से आगे निकल गया। 10 किस्म की चीजें करता है, एक एक दाना करके खेत में से वो बीन लेता था। आज अर्थव्यवस्था का अंतर देखोगे तो कितने की है एक बोरी कनक? मेरे ख्याल से 2200 की। वो तो अब हो रही है, जब फसल आई नहीं है ना, तो अब महंगी हो रही है। अब तो 2800 की भी होगी, 3000 भी बिक रही होगी। लेकिन अब जब फसल आ जाएगी 1.5 महीने बाद में 2500 जी, तो वो घट के वहीं आ जाएगी 2200-2300 पे। सरकार का दाम तो ऐसे ही निकाला हुआ है। इस एक बोरी कनक में क्या खरीद सको बाजार में, आप बताओ। आजकल के जमाने में 4-5 आदमी हिसार के किसी कायदे के रेस्टोरेंट में बैठ के रोटी खा ली तो एक बोरी कनक में पूरा नहीं बटा। 4 बोरी करना चाहिए, पैसे कम रह जाएंगे। अब आप अंदाज लगाओ किसान परिवार कितनी बार रोटी खा सके ऐसी जगह में। छोटा मोटा वो कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता, उसके बूते की बात नहीं है। अंतर देखो आप कि अंतर कैसे बढ़ गए। कल मैं रात को चर्चा कर रहा था, कॉमरेड दिनेश के घर में था मैं। उनके पिताजी रिटायर्ड हैं मास्टर, तो मेरे पिताजी भी रिटायर्ड मास्टर थे। ऐसे ही उनसे बातचीत करने लग गया। मैंने उनकी तनख्वाह के बारे में पूछ लिया। मैं कहा अंकल जी आप कब लगे थे, कौन से सन में? कि मैं लगा था 63 में। तो मैंने कहा कितने रुपए मिलते थे? तो उन्होंने कुछ बताए, लेकिन एक मजेदार बात बताई कि उसी समय में मेरा ट्रांसफर आ गया किसी दूसरे जिले में, मतलब दूर जगह आ गया। तो उनके पिताजी ने कहा, उनको एक गणित समझाया कि भाई तू जितनी नौकरी पे जा है ना साल भर में, उतने में 1 किले में जितना हम इंतजाम कर लेंगे वो तेरी साल भर की नौकरी के बराबर होगा। तू रहने दे, घर से भी दूर हो जाएगा बाल बच्चों से, और यहाँ से वहाँ कहाँ रहेगा, क्या करेगा, तू रहने दे, यहीं रहे। तो मैं कहा आपने क्या करा? कहता मैंने मान ली। तो मैं कहा फिर? कहता है फिर अब ये है कि 10 किले के बराबर अब वो पेंशन ले रहे हैं, तनख्वाह पेंशन। वो कहते हैं मेरी अकेले की पेंशन
10 किले की धरती के बराबर पड़ रही है। 1 और 10 देखो आप, खेती और नौकरी सर्विस सेक्टर जो था हमारा, खेती किसानी सबसे बड़ी थी और आज भी है, लेकिन अंतर कैसे आया कि खेती किसानी का घट के स्तर यहां आ गया कि बहुत सारे किसान छोटे कहते हैं कि इससे तो सड़क पे बैठ के भुट्टे भून ले भाई, कुछ दूसरा रोजगार कर ले, इसमें नकदी ज्यादा हाथ में आ जाए, जेब में गिरो, घर चले जाओ। ये 6 महीने इंतजार करते रहो, साल भर इंतजार करते रहो, बाद में पता चला हाथ में कुछ नहीं आया और मेहनत का कोई हिसाब नहीं लगता। ये तो मोटी मोटी लागत का हिसाब है कि आप खाद पानी जोड़ लो, बाकी घरवाली ने कितनी मेहनत करी, बालकों ने कितनी करी, खुद ने कितनी करी, इसका तो हिसाब नहीं लगाता किसान। इसका हिसाब लगा लोगे तो फिर वो बात आती है जिसको जब कागज में किसान सभा लिखती है तो पढ़े लिखे प्रोफेसर भी समझते नहीं, वो कहते हैं क्या झूठ बोल रहे हो। जब वो लोग कहते हैं भाई खेती तो घाटे का सौदा है, ये तो घाटे में जा रही है, इसमें तो मिलता ही कुछ नहीं, ये तो ऋणात्मक है, नीचे जा रही है, उनको लगता है किसान तो बड़े माला माल है, मजे कर रहे हैं, इन पे टैक्स लगाओ। इन पे टैक्स क्यों नहीं लगाते, इनको टैक्स को क्यों छोड़ रखा है। तो आप देखो कि ये सारी बातें हमारे समझदारी से जुड़ी हुई हैं। ये समझदारी की किसान जमीन पे जिस पे हमेशा खेती करता है इसका मालिक बन जाए, इस पे काबिज हो जाए, इसको सैकड़ों साल लग गए ये समझदारी को मुकम्मल होने में। जब एक किसान दूसरे से ये कहने लगा हाँ भाई मालिक होना चाहिए, ये हमारे हाथ में आनी चाहिए, जमीन हमारी होनी चाहिए जोतने वाले की, इसके पहले वो एक दूसरे से चर्चा भी नहीं करा करते, डरते कि पता नहीं मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, ये कुदरती कानून के खिलाफ तो नहीं जा रहा। यही हाल बटाईदार और पट्टेदारों का था। अब बटाईदार और पट्टेदार कई लोग चर्चा करा करें भाई ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो खेत मजदूर भी किसान के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि एक जमाने में खेत मजदूरी क्या थी, मैंने मेरे बचपन में देखा मजदूर खेत पे काम करने आ जाए, सारे दिन काम करा, फिर यो घर चालने लग गया, क्या मिलेगा भाई तना, तू भी एक गड़ा नार काट ले जा घरा, या मिर्च धोरा भूसा ले जा एक बांध के एक गठरी, तू भी होगी तेरी मजदूरी, या मेरे घर रोटी खाली, हो गया काम। आज इससे काम चल सकता है? पहले बाल काटने वालों का, बर्तन बनाने वालों का किसान तो ऐसे ही हिसाब करा करते, छमाई पे थोड़ा अनाज दे दिया और बाकी का चलता रहा। आज की अर्थव्यवस्था में ये संभव हो पाया? ये टूट गया। अब गांव में बाल बनाने के लिए कोई नहीं है, पहले किसान के बाल बनाने के लिए खेत पे पहुंच जाया करते। हाँ, दुकान पे जाते हैं लोग, दुकान पे जाना पड़ेगा। आपका ये मतलब आपका ये रुतबा नहीं है, आपके ये औकात नहीं है पॉकेट में कि आप किसी को बैठ के ये अफोर्ड करवा सको कि पूरा परिवार आपका इंतजार करता रहेगा, माई बाप 6 महीने के बाद में उसका 4 घड़ी नाच में काम चल जाएगा। नहीं, कोना चाहता, अब नहीं हो सकता। तो ये टूट गए। किसान का बगैर इंतजार करे उन्होंने अपनी राह ले ली, उनको बाजार ने बुला लिया, आजा बेटा, वहां कुछ नहीं धरा, यहाँ एक चप्पर घेर ले, यहाँ बैठ जा औजार लेके, यहाँ जिसकी जरूरत होगी वो आता रहेगा, उसका काट के क्या मांगियो बराबर में, नाज नहीं नगद दे दे भाई, कम दे दे या ज्यादा। तो शहर में दाढ़ी बाल बनाने के 200 भी ले हैं और एयर कंडीशन में कटवा लिए तो 500 भी झाड़ लेगा। और यहाँ हिसार में भी अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे, हो सकता है कोई 50 में भी बना देता होगा, तो 100 में 70 में। अब ये नगदी चाहिए, ये व्यवस्था ऐसे ही नहीं आ गई, ये बाजार बदल रहा है, ये माहौल बदल रहा है, लेकिन किसान का क्या बदल रहा है? किसान को इसीलिए पहला मांग उठाना पड़ा कि जमीन पे मालकियत हो। क्यों? क्योंकि अगर मालकियत नहीं होगी तो ये जो कुछ लूट हो रही है इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। एक जमाने में कोई हदबंदी नहीं थी, कोई चकबंदी नहीं, कोई हदबंदी नहीं, आपको ये पता नहीं आपकी जमीन, एक खेत यहाँ दूसरा पता चला 2 किलोमीटर आगे जा पड़ा कहीं, 10-10 जगह पे। ये अलग किस्म के बंदोबस्त मुगलिया जमाने में भी हुए, उसके पहले भी लोगों ने करने की कोशिश करी, और अंग्रेज ने आने के बाद में इसमें गुणात्मक परिवर्तन करा। वो पहली बार ऐसा चीज लेके आया कि उसने हदबंदी की तरफ भी कदम आगे बढ़ाए और उसने बंदोबस्त के लिए भी बहुत सारे इंतजाम करने की कोशिश करी। क्या था इसके पीछे? हिंदुस्तान के किसान की भलाई नहीं, ये ऐसे ही है कि माल ढोने के लिए सड़क बनवानी है, मुझे आपका माल वहां से खींच के लाना है,
इसके लिए सड़क बनवा रहा हूं, आपके लिए थोड़ी बनवा रहा हूं कि आप चलोगे इसके ऊपर। मुझे मेरे बचपन में मेरे दादाजी बताते थे, हमारे यहाँ पे किसी जमाने में शायद 40 के आसपास में इलेक्ट्रिफिकेशन करा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मेरा जिला बुलंदशहर लगता है, तो ये हमारा तो एक ही बात है, दिल्ली के इर्द गिर्द का, ज्यादा फर्क नहीं। तो अंग्रेज ने बड़े कुएं बनवाए ट्यूबवेल बिजली के, और इनमें उस जमाने में जो मोटर लगा करती, वो आज जो सबमर्सिबल चल रहे ना, जिसके जगह जगह एडवर्टाइजमेंट है, पिछले 8-10 साल तक तो सबमर्सिबल का जमाना आ गया। पहले मेरे इलाके में तो पानी नीचे था, तो कुआं खोदा जाया करता नीचे तक पूरा, और मोटर धरी जाती 40 फुट नीचे, 50 फुट नीचे, 60 फुट नीचे, पंखा लग के वहां से पानी पंप करे थी। अब नई तकनीक आई सबमर्सिबल की, इसमें छोटे पाइप में मोटर नीचे चली जाती, वो फेंक देती है, दुनिया ये लगा रही है, अच्छा पानी निकालता है। वो उस जमाने में ये टेक्निक ले आए थे, इतने बड़े बोर थे इनके, इन ट्यूबवेलों के, इतना बड़ा आदमी पूरा चला जाए, और उसमें कभी निकालने की जरूरत पड़े तो शुरू में ही पक्का इंतजाम करवाते थे कुएं के ऊपर, बड़ा गर्डर रखवा के पक्का पुख्ता इंतजाम। लोगों को तो खैर पता ही नहीं था क्या टेक्नोलॉजी वो लेके आए थे। तो इनसे वो सिंचाई किया करते, ये वाला मैकेनिज्म लेके आए थे, ये सिंचाई कराने वाला। उसके लिए सड़क बनाई थी, हर 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद में एक ट्यूबवेल लगाते थे, और इसको जोड़ने के लिए कच्ची सड़क बनाई थी। बुजुर्ग बताते हैं कि अंग्रेज हुक्काम जब आता था, तो अगर इस पे कोई देसी आदमी सड़क पे चलता हुआ दिख जाए तो उसकी सजा हो जाती, अगर वो रास्ते से उतरा नहीं तो। लोग खेत में उतर जाते थे, उनको पता चला था कि घोड़े पे कोई कारिंदा भी आ रहा है अंग्रेज का, तो नीचे उतर जाते थे। यहाँ भी था। अब आप अंदाजा लगाओ, इससे एक बात पता चलती है कि जो कुछ बनता है, इसके बारे में भी हमें बहुत बार पता नहीं होता किसके लिए बनाया जाता है। हमें लगता है पता नहीं, शायद आजकल तो हर एक के पास में घोड़ा गाड़ी हो गई है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार भी है, लेकिन इनके लिए क्या इंतजाम हो रहा है? सड़क पे सड़क बनी घूम रही है, आप हिसार का नक्शा बदला हुआ है पूरा, एक यूं जा है, फिर एक यूं जा है, फिर उसके एक फिर ऐसे जा है। ये क्यों बना रहे हैं, कौन बना रहा है, क्या होने वाला है, कौन सोच रहा है, हमें पता नहीं, हमें जानकारी नहीं। आपसे पूछा था कि ये फ्लाईओवर यहाँ से ऐसे निकाल देंगे, कोई पूछ रहा है आपसे? नहीं। तो जब जनता से बगैर पूछे काम करे जाते हैं, जनता से बगैर पूछे कानून बनाए जाते हैं, वो जमाने के बारे में सोच के देखो। अभी तो 80 वर्ष का उनको तो लोकतंत्र आ गया। ये लोकतंत्र में आज भी लोकतंत्र वालों को ये नहीं पता कि जो कुछ चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, इसमें उनकी कुछ वाई नहीं। वो अपने हिसाब से कानून लाते हैं। 3 काले कानून लाए थे, किसानों से पूछी थी, नहीं, जरूरत नहीं है। तो भाई बिना कानून लिए भी तो जबरदस्ती कर सकते हो, पहले लोग करा करते थे, वो तो कानून की भी आड़ नहीं थी, लठ था बस, इसके बल पे कर लेंगे। अब क्यों करते हैं ऐसा कि जो संविधान रूपी किताब है ना, इसको धोखा देने के लिए कानून है। भाई कानून की खिलाफत कौन कर सकता है? तो कानून का पुर्जा आपसे बगैर पूछे मैंने मेरी जेब में डाल लिया, इसके बाद लठ लेके आ गया, बोल भाई चल खाली कर, चल हट, चल मना दे दे। क्यों कर दूं भाई? अरे कानून है, नहीं मानने का तो मार लठ, उधड़वाओ चमड़ी, कानून की खिलाफत कर रहे, बंद करो, एक तरफ करो। ये हमारा आज का माहौल है। मतलब आप अंग्रेज के जमाने का, उसके पहले का सल्तनती जमाने का, ये तो आप कल्पना कर सकते हो। दोनों में एक ही फर्क है कि वो जो जमाना अंग्रेज के ठीक पहले का है, उसमें लूट होके बाहर नहीं जाते, लूट मार करके भाग जाने वाले वो लोग अलग है, इक्के दुक्के गिने चुके कि कोई आया, लूट मार करी और वापस लौट गए। बाकी तो यहीं के थे, राजे रजवाड़े भी भाग के उन्होंने कहीं नहीं जाना था, और बाकी जो भी कोई आया, कोई मुसलमान आया, ये आया, वो आया, जिसकी आजकल की सत्ता बड़ा जिक्र करा कर है, उनको कहीं नहीं जाना था, वो सब यहीं था। अंग्रेज एक फर्क लेके आया कि हम नादिर शाह का, हम तैमूर लंग का, हम आदिल शाही का, इनका जिक्र तो करा करें। आजकल बड़ा जिक्र करवाते हैं लोग दूसरे, फलाने ने ऐसे लूट करी, ऐसे मार करी, ये तोड़ दिया, वो कर दिया, ये ले गया। उसके बाद के दौर में और उस दौर में भी इनके अलावा और किसी ने ऐसा नहीं करा। आपस में शोषण है, हाँ, मेरा महल बना हुआ है, आपके पास झोपड़ी भी नहीं है,
रोज आपकी जेब में से रोज मेरे यहाँ गुलामी करो, ये तो है, ये तो चल रहा है यही। लेकिन अंग्रेज ने क्या करा? अंग्रेज ने आते ही उनकी सबसे पहली नजर थी कि आपके यहाँ के सारे कच्चे माल का दोहन करके 7 समंदर पार कैसे ले जाए। इसीलिए रेल आई थी आपके यहाँ पे। कौन सा हमारी सवारीकरण खातिर लाए थे? नहीं, इसके लिए नहीं लेके आए। कोई भी मशीन जो लेके आए वो इसलिए नहीं कि हमें फायदा हो जाए, उनको फायदा हो, उनकी भूख शांत हो जाए। लक्कड़ कटवा के दुनिया भर का इमारती लक्कड़ यूरोप में चला गया था। कभी यूरोप में जाएंगे, मैं तो खुद नहीं गया हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि पेरिस में, लंदन में हमारे से 100-150 साल नई दिल्ली से आगे हैं पेरिस और लंदन। हम आज मेट्रो रेल चला रहे हैं, लंदन में मेट्रो रेल 125 साल पहले थी। जमीन के नीचे जो आज दिल्ली में चल के हमारी सरकार कहती है भाई बड़ा तरक्की हो गई, हम आगे जा रहे हैं, ये जो फासला है इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह वही है, पहले इंजन बनाने का फायदा इस कदर उठाया कि दुनिया के सारे कच्चे माल की तरफ उनकी निगाहें थी, उनकी भूख थी कि कहीं से भी इसको लूट के वहां पे ले जाओ। तो ये लूट का सबसे बड़ा सामना हमारे देश में किसको करना पड़ा? किसान को। किसान ही तो है। आंकड़े में बताते हैं लोग, अंग्रेज के जाने के वक्त में लोग ऐसा बोलते हैं 30, 35, 36 जब किसान सभा बनाए 70%, 74% लोग किसानी पे निर्भर थे। आज की सरकार शायद कहती 50%, 36। 100 में से इतने लोग के पास कोई और काम नहीं था, उनके पास खेती के ऊपर निर्भरता, या तो खुद किसान है या उसी किसान के खेत पे काम करना है या उससे किसी रूप में जुड़े रहना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसमें से ही निकलेगा जो निकलेगा, बाहर से कुछ आसरा नहीं है। अब ये कहते हैं कि घटते घटते दूसरे सेक्टर आगे बढ़े हैं और आज खेती में वो कहते हैं 50% या उससे कम। ये झूठ है। कोरोना के बाद में स्थिति और पलट के खेती के ऊपर लोगों का निर्भरता का दबाव और बढ़ गया। बेरोजगारी वो दबाव और बढ़ा रही है। बच्चे हैं घर में लेकिन किसी के पास कोई काम नहीं, तो बच्चा भले ही मोटरसाइकिल में ऐड लगा के शहर में चला जाए, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है, कितने ही अच्छे कपड़े पहन के बाहर भाग जाए, जेब खर्ची ले जाए, ये नोच कहां से रहे? सारा ले कहां से रहे? उसी खेती किसानी के घर में से। किसी और जगह से पैसा कटता है, इसको मिलता है। हमें दिखाई ऐसा देता है, वाह भाई शहर घूम के आ गया, पढ़न चला गया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, मगर सारा का सारा दबाव आज भी